हमारे जो लोग हैं उनमें 60 पावर का सन ब्लॉक इज़ परफेक्टली गुड, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए लेकिन सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए। सेकंड पे अपनी स्किन की केयर कीजिए इन द फॉर्म ऑफ डेली वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ एंड लॉट ऑफ वाटर। एंड थर्ड है कि अगर कोई चीज़ कोई स्किन के ऊपर आपको कोई अनड्यू चेंजेस की तरह से फील हो रही है या अनयूजुअल फील हो रही है, मोल्स में कुछ चेंजेस आ रही हैं या कहीं पे कोई ज़ख्म है जो आपको लग रहा है कि ये रूटीन का नहीं है या किसी चोट से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो में हम बात करते हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। समटाइम्स हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, HR, यानी लाइफ के हर पर्सपेक्टिव के बारे में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारे गेस्ट की कोई ना कोई बात आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके। आज भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे हम बात करेंगे जो मेरा ख्याल है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक आप कह लें डेलिकेट टॉपिक भी है हमारी स्किन के लिहाज से। हम एस्थेटिक और स्किन पे बात करेंगे। बेसिकली हम जितना वर्किंग है, मेल हो फीमेल हो, हम अपनी स्किन की उस तरह से केयर नहीं कर पाते जिसकी वजह से स्किन के बहुत ज़्यादा मसाइल देखने को मिलते हैं। दैट लीड्स टू अ सीवियर कंडीशन इज़ कैंसर। तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर साहब से उनकी जर्नी, और माशाल्लाह से इतना सर का एक्सपोजर है तो हम सर से गाइडलाइन लेते हैं। और मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अफजाल बशीर बाजवा साहब जो कि प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव और बर्न सर्जन भी हैं किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी लाहौर में। तो सर से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? माफिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर जो आपकी मेरा ख्याल है डिग्री और आपकी चीज़ें ना वो ज़्यादा फैसिनेट करती हैं क्योंकि मेरा ख्याल है बीइंग अ फीमेल वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा फैसिनेटिंग होती हैं। तो सर लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हमें बताएं आपने अपनी जर्नी स्टार्ट कहाँ से की? माफिया, मैंने थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, जो कि अब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मैंने किंग एडवर्ड से MBBS किया। उसके बाद मैं न्यूरोसर्जरी का मेरा शौक़ था, न्यूरोसर्जरी करना चाहता था। अगर सिस्टम को देखें तो हमारे यहाँ है कि जब MBBS कर लेते हैं तो स्पेशलाइजेशन के लिए फिर पार्ट 1 का एग्ज़ाम पास करना होता है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम दे के जब मैं न्यूरोसर्जरी की ट्रेनिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा था जनरल सर्जरी की, तो उसमें प्लास्टिक सर्जरी मेरी 3 महीने की रोटेशन थी, इलेक्टिव रोटेशन, जिसको ख़त्म करके तो फिर मैंने सारी उम्र के लिए न्यूरोसर्जरी को ज्वाइन करना था। तो मैं जब पहले दिन प्लास्टिक सर्जरी में रोटेशन पे गया तो वहाँ पे नाक का एक ऑपरेशन होना था। मोटरसाइकिल से लड़का एक गिरा हुआ था जिसका ये नोज़ सारे का सारा बिल्कुल फ्लैट था और फेस के साथ, तो आप समझ सकते हैं बाइकर इंजरी। तो उसमें डॉक्टर साहब उसकी छाती के ऊपर यहाँ ऑपरेट कर रहे थे। अब मैं एंटर हुआ तो मैंने चूँकि बाहर लिस्ट पड़ी हुई थी कि ये तो नाक की सर्जरी होनी है, तो मुझे लगा ऑपरेशन तो गलत हो रहा है। तो मैंने फिर जाके सिर्फ वहाँ तक ही नहीं, मैंने जाके उनको याद भी कराने की कोशिश की कि सर इसका तो नाक का मसला है ना। तो उन्होंने एकदम से मेरी तरफ टर्न करके देखा और मुझे कहा आप तो मेरा ख्याल नए आए हो ना, तो इस वजह से आपको आइडिया नहीं है। हम यहाँ से इसकी पसली का कुछ हिस्सा लेंगे, हड्डी लेंगे, और ये चूँकि बोन क्रश हो गई हुई है तो हम यहाँ से लेके तो फिर नाक में डालेंगे। अब मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था, जिस तरह आपने कहा ना कि फैसिनेटिंग है। तो उसके बाद मैं फिर वहाँ रुका रहा कि ये क्या करते हैं। उन्होंने वो पीस लिया, डॉक्टर साहब ने वहाँ टेबल पे बैठ के जाके उन्होंने फिर उसको एक अच्छी तरह से स्टरलाइज वे में उसको काटा, उसकी शेपिंग की, वो सारा करके उसको फिर उन्होंने उसके नाक में रखा। और मेरे देखते देखते उसकी शक्ल बदल गई, उसकी शक्ल बदल गई और मेरी स्पेशलिटी बदल गई। देन द जर्नी स्विच्ड ओवर टू प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में आने के बाद ऑनेस्टली माफिया इतना मुझे एक लगा जैसे आई एम एट होम, इट्स दी बेसिकली द वर्थ ऑफ माई सोल। तो मैंने इसको फिर अडॉप्ट किया। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने फिर FCPS प्लास्टिक सर्जरी किया, फिर मैंने MS प्लास्टिक सर्जरी किया, दोनों 5 इयर्स के हैं। और पाकिस्तान में आई एम द ओनली प्लास्टिक सर्जन जिसने FCPS भी किया और MS भी किया, प्लास्टिक सर्जरी, दोनों प्लास्टिक सर्जरी। फिर मैं कुछ देर के लिए जॉर्जिया चला गया एमरी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने फिर FACS किया, फेलो ऑफ अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स। देन केम बैक टू पाकिस्तान, फिर मैंने PhD की प्लास्टिक सर्जरी में।
इसके साथ मैंने कुछ एडजंक्ट डिग्रीज, एडजंक्ट मैं इसलिए इनको कहता हूँ कि ये सपोर्टिव हैं मेरे काम को। डायरेक्टली अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, लेकिन ये दे आर डायरेक्टली सपोर्टिव। जैसे मैंने एमफिल किया बर्न एंड हेल्थ न्यूट्रिशन में। अब ये एक न्यूट्रिशन की डिग्री है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी से वी हैव PhD न्यूट्रिशनिस्ट अराउंड, लेकिन बर्न की न्यूट्रिशन कैलकुलेट करना इज़ बेसिकली टोटली अ डिफरेंस है। क्योंकि कॉलेज बेस्ड डिग्री होती है उनकी, तो उन्होंने बर्न की न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में भी उस तरह से नहीं देखी होती। तो मुझे इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी लोगों की न्यूट्रिशन को कैलकुलेट करने में, क्योंकि एक बड़ा वूंड होता है, आप देखें ना, जल जाता है तो इतने लंबे लंबे जख्म होते हैं, तो उनको हील करने के लिए फिर न्यूट्रिशनल आस्पेक्ट सिर्फ वूंड केयर काफ़ी नहीं होता। तो उसके लिए फिर मैंने न्यूट्रिशन की। फिर मैंने CMT किया, सर्टिफिकेट इन मेडिकल टीचिंग, कि मैंने फिर आगे, क्योंकि मैं किंग एडवर्ड में पढ़ाता हूँ, तो फिर था कि बच्चों को आगे पढ़ाना कैसे है, नॉलेज कैसे एक ट्रांजिशनल फेज में होके तो मेरे स्टूडेंट्स तक पहुँचना है। तो ये मेरा सफ़र है एक्चुअली। और ऑब्वियसली सर माशाल्लाह जितनी आपकी एक मैं कहूँगी वास्ट जर्नी है, और अभी तक वो कीप लर्निंग वाला प्रोसेस भी आपने जैसे बताया वो साथ चल रहा है। तो मेरा ख्याल है सब यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी बाकी सारी चीज़ों को भी साथ लेकर चल सकते हैं। सर आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मैंने आपकी वो रोटेट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि वर्किंग मेल्स भी हैं फीमेल्स भी हैं, हम उस तरह से अपने स्किन का ध्यान नहीं रख पाते। हमें नहीं आइडिया कि हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी है या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। तो वो अल्टीमेटली हमारा जो वेदर है वो 8 से 9 माह तो सूरज अरूज पे रहता है, तो हम अपनी उस तरह से स्किन केयर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत से मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि थोड़ा सा हम इस पे बात करें कि स्किन के मसाइल अक्सर हम देखते हैं दैट लीड्स टू अ स्किन कैंसर, जो कि बहुत एक सीवियरिटी की तरफ चला जाता है। तो क्या आपकी रिकमेंडेशन है या क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली हमारे स्किन कैंसर की तरफ लीड करती हैं? सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें। माफिया, एक तो आई विल कांग्रेचुलेट यू अगेन फॉर सेलेक्टिंग दिस टॉपिक। मैं समझता हूँ ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत ज़्यादा हमारी बात होनी चाहिए। उसकी बेशुमार वजूहत है। अगर हम सोसाइटी में केयर की बात करें या आपके एंड पे हम अवेयरनेस की बात करें, तो क्यूटेनियस कैंसर्स की अवेयरनेस के बगैर आपकी और मेरी दोनों की कैंपेन मुकम्मल नहीं होती जी। स्किन में बेशुमार तरह के कैंसर्स जन्म लेते हैं। उसमें अगर हम कॉमन बात करें तो बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, जो एक मोल की तरह से बनता है और फिर समटाइम्स ज़ख्म बन जाता है, और ये साल हा साल से बड़ा स्लो क्रीपी सा होता है, आहिस्ता 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 बढ़ता रहता है और ये सालों चलता है। इसी तरह इससे एक थोड़ा सा एडवांस किस्म का रैपिडली एक्सपैंड होने वाला कैंसर है, उसको हम बेजल सेल कार्सिनोमा से हट के उसका एक नाम है, उसको कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एक बेजल है, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। इसी तरह मेलानोमा है, वो मेलानोमा मोल्स में और ये जो ब्लैक निशान है उस तरह का एक कैंसर होता है। इसी तरह फिर डर्मेटोफाइब्रोसार्कोमा है। ये यूजुअली वो कैंसर्स हैं जो कि नॉर्मली हमारी स्किन में हम अपने पॉपुलेशन में लोगों को देखते हैं। वैसे तो इसके अलावा भी हैं, हमारे जो पसीना पैदा करने वाले गदूद हैं उनके ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स भी होते हैं। इसी तरह जो हमारे चिकनाई, आपने देखा होगा पसीना आता है तो साथ वो ऑयल भी निकलता है, उन ग्लैंड्स के भी ट्यूमर्स होते हैं। तो हम जो कॉमन ट्यूमर्स हैं उनके हवाले से अगर बात करें तो ये 3-4 किस्म के हैं जो कि बहुत कॉमन हैं। इसमें इनके हवाले से अगर हम जनरल पॉपुलेशन में देखें तो बेशुमार फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ट्रिगर होते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर वो है जो आपने अभी बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, सन एक्सपोजर। शुआएं जो हैं सूरज की, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक ख़ास किस्म की उसका हिस्सा है। ये वही शुआएं हैं जो कि हमारी एजिंग करती हैं। मैं जो कि एजिंग पे काफ़ी काम मैंने किया, तो एजिंग को अगर हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ब्लॉक कर लेते हैं या स्टॉप कर लेते हैं किसी तरह से, तो एजिंग काफ़ी सारी स्लो हो जाती है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ही है जो हमारी स्किन में चेंजेस प्रोड्यूस करती है। अब देखिए, जो हैरानगी वाली बात होगी कि सन एक्सपोजर यहाँ हमारे पास इतना धूप है, बाहर सूरज है, तो यहाँ सन एक्सपोजर उतना नहीं है जितना हमारे जाके कोल्ड एरियाज़ में, नॉर्थर्न्स में हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सन एक्सपोजर आपको एहसास नहीं होता। यहाँ बाहर गए, गर्मी लगी, आप भाग के शेड में आ जाते हैं। इसलिए जब नॉर्दर्न्स में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि जी जो लोग वहाँ पे
फील्ड्स में काम करते हैं या वहाँ पे ओपन एरिया में जो लोग वहाँ के नेटिव्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनमें बेसल सेल कार्सिनोमा बहुत कॉमन है। और मेरा ख्याल है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर आप इन्हें माइंड में रखते हैं और अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है स्किन के कोई भी मसाइल आप लोगों को नहीं हो सकते। सर थैंक यू सो मच, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की और अपना वक्त भी हमें दिया। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कोई मैसेज जो हमारा इसी स्किन रिलेटेड मैसेज हो जो हम सब ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। परफेक्ट माफिया। इसके लिए मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले मैंने बताया कि अपना कोई सन ब्लॉक के हवाले से ज़रूर अपने ज़िम्मे रखिए। हमारे जो लोग हैं उनमें 60 पावर का सन ब्लॉक इज़ परफेक्टली गुड, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए लेकिन सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए। सेकंड पे अपनी स्किन की केयर कीजिए इन द फॉर्म ऑफ डेली वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ एंड लॉट ऑफ वाटर। एंड थर्ड है कि अगर कोई चीज़ कोई स्किन के ऊपर आपको कोई अनड्यू चेंजेस की तरह से फील हो रही है या अनयूजुअल फील हो रही है, मोल्स में कुछ चेंजेस आ रही हैं या कहीं पे कोई ज़ख्म है जो आपको लग रहा है कि ये रूटीन का नहीं है या किसी चोट से रिलेटेड नहीं है, तो उसके लिए आपको प्लास्टिक सर्जन से मिलना चाहिए। क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में हम इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि उन चीज़ों को एक तो अर्ली डिटेक्ट कर सकें और फिर अगर उसमें ख़राबी है तो उसको निकाल के उस हिस्से को दोबारा बना सकें। ये प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हैं जिनको हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन, इट्स रियली वंडरफुल टॉक विद यू एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपनी स्किन केयर किस तरह से कर सकते हैं और ये वो इम्पॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स हैं जिनसे आप अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। ऑब्वियसली हर एक को अपनी स्किन बहुत प्यारी है और एक स्किन आपका वो हो रहा है जो सबको नज़र आ रहा है और आपको खुद भी नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसे समझना और इससे कुछ ना कुछ सीख के अपनी वो सेल्फ एनालिसिस करके हमें, मेरा ख्याल है जो सर ने स्पेशली ABCDE सिमेट्री हमें बताई है वो बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।